हेलो एवरीवन, दिस इज़ सी ए कपिल मुंडोतिया और आज हम पढ़ेंगे इंड एस 10 यानी कि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो ये कहता है, ये इंडेस ये कहता है कि इफ़ एनी इवेंट इज़ अकर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी ऐसे इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद अकर्ड हुए हैं लेकिन बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि 31 मार्च के बाद में, आपकी बैलेंस शीट डेट के बाद में ऐसे कुछ इवेंट्स अकर्ड हुए लेकिन अभी तक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव्ड नहीं किया है। तो और इसमें क्या चीज़ें चेक करनी है आपको, बोलता है वेयर एंटिटी ऑलरेडी नोज अबाउट दोज इवेंट एट बैलेंस शीट डेट, then event is known as adjustable events, hence we have to adjust such events in current year financial statement। क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि इवेंट तो अकर्ड हुए बैलेंस शीट डेट के बाद में, ठीक है, और बिफोर दी अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है जी, बात समझ में आती है। लेकिन ये इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद तो हुए लेकिन बैलेंस शीट डेट पर इन इवेंट के बारे में हमें नॉलेज थी, यानी कि हमें ये हमारी नॉलेज के अंदर थे, एंटिटी की नॉलेज में थे कि ये इवेंट होंगे या हो सकते हैं बैलेंस शीट डेट के बाद में, लेकिन ये बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, यानी कि बैलेंस शीट डेट पर एंटिटी को पता था कि इवेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है, लेकिन अकर्ड हुए बैलेंस शीट डेट के बाद में। तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग इवेंट। क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है इसलिए आप क्या करेंगे, इसे करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको एडजस्ट कर देंगे। सर क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं एडजस्टिंग इवेंट के? तो इस कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पेंडिंग लिटिगेशंस या कुछ केस, मान लीजिए कंपनी के खिलाफ कुछ केस चल रहा था और वो बैलेंस शीट डेट से पहले ही चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब जो उसका रिज़ल्ट आया हो सकता है हमारे फेवर में आया हो सकता है वो हमारे फेवर में ना आया हो। वो रिज़ल्ट आता है अप्रैल के अंदर या मई के अंदर, ठीक है। अगर वो अप्रैल या मई में आ रहा है और अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव्ड नहीं किया गया है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं 31 मार्च की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स या फिर सेल ऑन क्रेडिट वेयर मनी इज़ रिसीव्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यानी कि आपने क्रेडिट पे सेल करा जहाँ पर आपको पता है कि हो सकता है पैसा बैलेंस शीट डेट के बाद में मिले। अब हम बात करेंगे नॉन एडजस्टेड इवेंट्स की। ये इवेंट भी कुछ ना कुछ सिमिलर होते हैं एडजस्टेड इवेंट के, जैसे कि कुछ भी ऐसे इवेंट जो अकर्ड हुए आफ्टर बैलेंस शीट डे, ठीक है, बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर एंटिटी को पता नहीं होता कि ये इवेंट्स बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। कहने का मतलब ऑन बैलेंस शीट डेट द एंटिटी डजंट नो अबाउट दोज इवेंट्स। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोल देंगे, नॉन एडजस्टेड इवेंट बोल देंगे। अब अगर ये नॉन एडजस्टेड इवेंट है तो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो हम इसको एडजस्ट कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसको एडजस्ट करेंगे। बट करंट ईयर के अंदर हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमें डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा। सर इसके कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं? जी बिल्कुल। पहला है एबनॉर्मल लॉसेस या फिर फायर लग जाना, अर्थक्वेक आ जाना, इंसॉल्वेंसी एटसेट्रा। मान लीजिए आग लग जाती है बैलेंस शीट डेट के बाद में, तो क्या आपको 31 मार्च पर पता था कि आग लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं पता था, तो एंटिटी अवेयर नहीं थी इस चीज़ पे। लेकिन हुआ तो बैलेंस शीट डेट के बाद, यानी कि जो मेन फैक्टर है ना चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का कि ये एडजस्टेड है नॉन एडजस्टेड है, वो है कि अगर बैलेंस शीट डेट पर एंटिटी को पता है उन इवेंट्स के बारे में तो वो एडजस्टेड है, अदरवाइज़ वो नॉन एडजस्टेड है।
अब कहता ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, और कौन सा प्रपोज डिविडेंड? इक्विटी शेयर्स का। कहता है इट इज़ नॉन एडजस्टेबल इवेंट्स बिकॉज मेंबर कैन कैंसल इट एट AGM, सो देयर इज़ नो नीड टू एडजस्ट इट। यानी कि आपको एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ। मान लीजिए कि एक प्रपोज डिविडेंड है, ठीक है, इक्विटी शेयर पे। आपको पता है कि वो हर साल प्रपोज होता है और हमें मिल जाता है ना। देखा जाए तो 31 मार्च को हमें पता था कि ये हमें मिलेगा बैलेंस शीट डेट के बाद में, लेकिन इट माइट बी कि हो सकता है कि वो आपको डेट ऑफ अप्रूवल से पहले मिल जाए, है ना। तो आप बोलेंगे सर हमें तो पता था 31 मार्च पे इस कंडीशन के बारे में, तो ये एडजस्टेड इवेंट होना चाहिए। आपने नॉन एडजस्टेड क्यों कहा? मैंने नॉन एडजस्टेड इसलिए कहा क्योंकि मेंबर चाहे ना तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं AGM के अंदर। तो जब ये राइट आ गया ना, तो आप ये मान के चलिए कि हमें उस कंडीशन के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए हमने इसको कह दिया कि नॉन एडजस्टेड इवेंट। अब एक छोटा सा नोट है, नोट क्या बोलता है? इंडेस 10 डज नॉट प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द डिविडेंड डिक्लेयर्ड टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यानी कि अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है और उस पर कोई डिविडेंड मिलता है, प्रपोज किया जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट इंडेस 10 के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इंडेस 10 के अंदर, वो है गोइंग कंसर्न का। अब हमें ऑलरेडी ये पता है कि गोइंग कंसर्न क्या होता है। जब एक एंटिटी एक लंबे समय के लिए ये अपने माइंड में बिठा के रखती है और सोच के रखती है कि जो हमारा बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, यानी कि फोर्सिबल फ्यूचर के लिए चलेगा, तो हम उसको बोल देते हैं कि कंपनी का मोटिव क्या है? गोइंग कंसर्न। ठीक है, अगर कंपनी का गोइंग कंसर्न हैम्पर हो रहा है, यानी कि कंपनी सीज टू कंटिन्यू देन ऑल द इवेंट्स आर एडजस्टेबल इवेंट्स। सर इसके पीछे में लॉजिक क्या है? मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा इवेंट है जो हमें पता है कि कंपनी लंबे समय तक चलने वाली, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो एडजस्टेड भी हो सकता है, नॉन एडजस्टेड भी हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी 5-10 साल चलनी ही नहीं वाली, हमें पता अगले साल ही बंद हो जाएगी, तो जितने भी इवेंट्स हैं भैया उसको आज ही एडजस्ट कर दो ना आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इसलिए हमने क्या कहा कि वो सारे क्या हो जाएंगे? एडजस्टेड इवेंट्स हो जाएंगे। अब एक नोट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडेस 10 के जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं आपको इंडेस 37 की भी रेफरेंस मिलेगी। अब इंडेस 37 बेसिकली डील करता है कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी से। ठीक है, अब ये कहता है कि कंटीजेंट एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट of the period in which the realization of asset and related income become virtually certain। यानी कि मान लीजिए आपने कोई केस लड़ा, ठीक है, और वो 31 मार्च पर आपको पता था कि हमारा केस चल रहा है। वो फेवरेबल भी हो सकता है, वो अनफेवरेबल भी हो सकता है। अब जो केस है वो आपके फेवर में आया 31 मार्च के बाद में, एडजस्टेड इवेंट है, आपको पता है। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे इंडेस 10 के अकॉर्डिंग अपनी कहानी कि वो एडजस्टेड इवेंट है, उसके रीजंस लिख देंगे कि क्यों है। ठीक है, फिर आप लिख देंगे उसको आप करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट भी करेंगे। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। अब हुआ क्या, जब केस आपके फेवर में आया तो आपको वहाँ से कुछ कंपनसेशन मिला। ठीक है, जब आपको वहाँ से कुछ कंपनसेशन मिला तो उस कंपनसेशन को कौन से इंडेक्स के थ्रू आप डील करेंगे? 10 के अकॉर्डिंग करेंगे, 37 के अकॉर्डिंग करेंगे, 37 के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंटीजेंट एसेट है। क्यों कंटीजेंट एसेट है? क्योंकि हमें पता नहीं था कि केस हमारे फेवर में आएगा या नहीं आएगा। यानी कि पास्ट के इवेंट के बेसिस पे जब फ्यूचर में हमें कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो कंटीजेंट एसेट है। अब उसको कौन से ईयर के अंदर जो हमें इनकम मिली है, जो कंपनसेशन मिला है, उसको कौन से ईयर के अंदर हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे? हम उस ईयर में रिकॉग्नाइज़ करेंगे जिस ईयर में वो हमें कंपनसेशन मिला है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के अंदर उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ना कि करंट ईयर में रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। यानी कि हमें पता है एडजस्टेड इवेंट है, फिर भी हम जो उससे इनकम जो रियलाइज हुई है वो अगर नेक्स्ट ईयर में हुई है तो कंटीजेंट एसेट को नेक्स्ट ईयर में ही बुक किया जाएगा।
यहाँ पर हमारे पास जो इंडेस 10 है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।